प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम संविधान के भाग 15 जिसका शीर्षक निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा किए। आज की क्लास में जो निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियां उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए उनके विषय में अध्ययन करने से पूर्व जो परीक्षा में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी जान लेते हैं। तो आपको जो निर्वाचन आयुक्त के संबंध में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है प्रथम कौन था और जो वर्तमान में कौन है, इन बातों से हमेशा अवगत रहना चाहिए। तो प्रथम जो है वो सुकुमार सेन थे, और अगर वर्तमान में पूछता है तो यहाँ पर अब आ जाएगा 25वें क्रम के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और राजीव कुमार है। इस तरीके से ये जाना। अब कभी कभार पूछ देता है कि जो निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो निर्वाचन की जो अधिसूचना है इसकी घोषणा है वो राष्ट्रपति महोदय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर करते हैं। तो इन बातों को हमने जाना। अब इससे आगे जानते हैं निर्वाचन आयोग की कार्य और शक्तियों के बारे में। तो निर्वाचन आयोग की कार्य और शक्तियां राजनीतिक दलों को मान्यता देना। तो ये राजनीतिक दलों को जो मान्यता देती हैं वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A के तहत जो निर्वाचन आयोग है वो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा जो है 19A के तहत ये मान्यता देता है। किस तरीके की मान्यता देता है? एक राज्य स्तरीय दल के रूप में, और दूसरी राष्ट्रीय दल के रूप में। तो राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता किसी राजनीतिक दल को किस प्रकार प्राप्त होगी, तो उसके लिए भी मानक है। उन मानकों को जानते हैं। किसी राज्य में जो है संसदीय और विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उनमें उस राजनीतिक दल को जो कुल पड़े वैध मतों का 6% जो राज्य में जो कुल वोटिंग हुई है उसका 6% वोट जो है उस राजनीतिक दल को प्राप्त होना चाहिए। और साथ ही दो सीटें भी जीतनी चाहिए। तो उस राजनीतिक दल को 6% वोट के साथ विधानसभा में 2 सीटों पर जीत भी हासिल करनी पड़ेगी, तब उसको राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। एक शर्त ये हो गई। और दूसरी शर्त कि कोई भी राजनीतिक दल जो है जिस राज्य में जो संसदीय और विधानसभा चुनाव में जो कुल वैध मत पड़े हैं उनका 8% कुल वैध मतों का जो 8% मत प्राप्त करता है कोई भी राजनीतिक दल, तो उसको भी राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दे दी जाती है। और तीसरी शर्त के अंतर्गत
जो किसी राज्य में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उन चुनाव में जो लोकसभा की सीटों पर 25 सीटों पर एक सीट अगर कोई राजनीतिक दल प्राप्त कर लेता है तो उसको भी राजनीतिक दल की राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से चौथी शर्त के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक दल जो राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त करना चाह रहा है तो वह उस राज्य में 3% जो है विधानसभा की सीटें जीते या 3 सीटें जीते, क्योंकि कुछ राज्यों में जो है विधानसभा की सीटों की संख्या 30 या 40 है। इस तरीके से ये जो शर्तें हैं किसी भी राजनीतिक दल को जो है राज्य स्तरीय दल की मान्यता हासिल करने के लिए इनकी शर्तों को पूरा करना अति आवश्यक हो जाता। अब इसी तरीके से राष्ट्रीय दल के बारे में भी समझते हैं कि किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता निर्वाचन आयोग है कब देगा। तो राष्ट्रीय दल के रूप में जो है जब कोई भी राजनीतिक दल जो है 4 राज्यों में जैसे राज्य स्तरीय मान्यता मिली हो, चार राज्यों में राज्य स्तरीय मान्यता मिली हो तो उस दल को है जो राष्ट्रीय दल घोषित कर सकता है निर्वाचन आयोग या राष्ट्रीय दल की मान्यता दे सकता है। तो एक ये शर्त हो गई। अब दूसरी शर्त ये है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है 3 या अधिक राज्यों में लोकसभा की दो प्रतिशत सीटें जो है जीतता है तब भी उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि वो 2% सीटें हैं वो 3 या 3 से अधिक राज्यों में होना आवश्यक है। तो इस तरीके से ये भी शर्त अगर ये शर्त पूरी करता है तब भी इस हिसाब से जोड़ेंगे तो आप जो 545 के समक्ष 11 सीटें हो जाए में कोई भी राजनीतिक दल जो है 4 या 4 से अधिक राज्यों में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में जो कुल पड़े मत हैं उनके 6% मत अगर प्राप्त करता है तो उस दल को भी जो निर्वाचन आयोग है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे सकता है। तो इस तरीके से इन शर्तों को पूरा करना बहुत आवश्यक है। इस तरीके से जब राजनीतिक दलों को जब निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता मिल जाती है तो उनको बहुत सी सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे टेलीविज़न प्रसारण के लिए रेडियो चैनलों पर या टेलीविज़न चैनलों पर उनको वहाँ अपने प्रचार प्रसार के लिए बोलने की छूट मिलती है और उनको जो राजनीतिक दलों की तरफ से जो चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं वो मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जहाँ नामांकन की सुविधा होती है तो वहाँ पर जो अनुमोदक होते हैं प्रस्तावक होते हैं तो इनके प्रस्तावकों की संख्या कम रहती है, एक प्रस्तावक से ही कम चल जाता है। अन्यथा जो निर्दलीय होते हैं उनको अधिक प्रस्तावकों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये सुविधाएं मिल जाती हैं
जो निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय दल के रूप में जब मान्यता मिलती है, तो वर्तमान में अगर आ जाता सवाल वर्तमान में मतलब 2024 में राजनीतिक राष्ट्रीय दल कितने हैं, तो राजनीतिक राष्ट्रीय दल जो हैं वर्तमान में 6 हैं। और इसमें राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, तो आम आदमी पार्टी APP, उसके बाद BJP, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद CPI जो है मार्क्सवादी, उसके बाद NPP नेशनल पीपल्स पार्टी असम वाली, नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय, उसके बाद जो है BSP। तो इस तरीके से ये 6 जो है राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस तरीके से अब बात करते हैं निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का अर्थ किसी भी जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करना, चाहे वो लोकसभा या संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में हो, चाहे वो विधान मंडल के संदर्भ में हो। तो जो क्षेत्रों का निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जो है उनका सीमा निर्धारण करना, इनका विधान मंडल तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो ये सीमा निर्धारण करने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग कब करता है? वैसे नियम ये है कि जो प्रत्येक 10 वर्ष वाली जो जनगणना होती है के उपरांत निर्वाचन आयोग है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा जनसंख्या के आधार पर। लेकिन जो ये परिसीमन हुए हैं तो उन परिसीमनों में जो प्रावधान था 10 वर्ष का, लेकिन अभी तक 1952 में जो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पहला परिसीमन हुआ, पहला परिसीमन 1952 में हुआ, और जो अंतिम परिसीमन अभी तक हुआ 2002 में वह चौथा परिसीमन था। अब बात करते हैं निर्वाचनों का संचालन। जो निर्वाचनों का संचालन है वो भी निर्वाचन आयोग करता है। किस तरीके से? उनका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। तो जो चुनाव होते हैं उनका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है वो चुनाव आयोग करता है। इस तरीके से चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे संसदीय चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, तो इस सभी तरीके के चुनावों में जो निर्वाचन आयोग है उनका संचालन करेगा। तो संचालन के अंतर्गत उनको देखेगा और निर्देशित भी करेगा और उनको नियंत्रित करेगा। जो गलती करेगा उसको उसके प्रति कार्रवाई भी करेगा। इस तरीके से निर्वाचन आयोग का यह भी कार्य है। और निर्वाचन आयोग का महती कार्य यह भी है कि मतदाता सूचियों को तैयार करवाना। तो निर्वाचन आयोग है मतदाता सूचियों को भी तैयार करवाता है। तो कैसे तैयार करवाता है? तैयार करने के लिए जो है, जो व्यक्ति भारत में रह रहा हो और 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा हो, जो 18 वर्ष की आयु
पूरी करने वाले व्यक्ति को बिना जात धर्म वंश किसी भी प्रकार के बिना जाति धर्म वंश रंग रूप के भेदभाव के बिना उसको केवल वह भारत का नागरिक हो और 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा हो। ये जो है जात धर्म वंश इस प्रकार में किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष चाहे कोई भी हो 18 वर्ष का हो गया और वो भारत का नागरिक है तो वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का दावा कर सकता है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है वो अपने नाम जो है निर्वाचन सूची में दर्ज करा सकता है, ये उसका विधिक अधिकार है। तो इस तरीके से जो मतदान का अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार ना होकर एक विधिक अधिकार है। इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब जो अन्य कार्य हैं, जो चुनावों को रद्द करना भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। चुनावों को रद्द करना, जब किसी चुनाव में गड़बड़ी हो जाती है बूथ कैप्चरिंग वगैरह किसी भी तरीके की, तो उन चुनावों को रद्द कर सकता है निर्वाचन आयोग। और दूसरा, रद्द करने के साथ ये आम चुनाव करवाने का काम, आम चुनाव क्या होते हैं? जब चुनाव जो है लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, संसदीय चुनाव हो या विधानमंडल के चुनाव हों, जो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं उसके बाद जब चुनाव होता है उसको आम चुनाव कहते हैं। जैसे 5 वर्ष की अवधि पूरी हो जाती है लोकसभा के लिए और विधानमंडलों के लिए, उसके बाद जो चुनाव कराए जाते हैं उनको आम चुनाव कहते हैं। अगर ये अवधि पूरी करने से पहले ही विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाती है तो उस तरीके के जब चुनाव कराए जाते हैं तो ये मध्यावधि चुनाव कहलाते हैं, मध्यावधि चुनाव कहलाते हैं। तो ये भी चुनाव वो है निर्वाचन आयोग कराएगा। इसी तरीके से जो उपचुनाव इसे वाई इलेक्शन कहते हैं, इनको भी कराने का काम जो है निर्वाचन आयोग का है। तो ये जो चुनाव है मध्यावधि चुनाव जो होगा वो भी 5 वर्ष के लिए होगा और ये चुनाव जो है शेष अवधि के लिए होंगे। जिस तरीके से किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है, किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने पर उसका पद जो रिक्त माना जाएगा या वो अपना त्याग पत्र दे देता है, त्याग पत्र की स्थिति में भी पद रिक्त माना जाएगा। जब इस पर जो मतदान होगा तो वो शेष अवधि के लिए होगा। मान लीजिए किसी भी प्रत्याशी ने 3 साल का कार्यकाल पूर्व होने पर या उसकी मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र दे देता है वो, तो 3 वर्ष के उपरांत जो शेष अवधि बची 2 वर्ष की, तो उस अवधि के लिए ही जो उपचुनाव होगा तो प्रत्याशी उस समय तक रहेगा। यहाँ पर हमने इस बात को जाना। तो इस तरीके से निर्वाचन आयोग को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब हम बात करते हैं जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी फौरी तौर पर जान लेना अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं। अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग है उसका अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण
ये आता है अनुच्छेद 325 के अंतर्गत बिना जाति, धर्म, वंश, रंग रूप के भेदभाव के बिना मतदाता बनने का अधिकार। तो इसके अंतर्गत बिना जाति धर्म की भेदभाव के बिना ही जो है मतदाता जो कोई भी व्यक्ति है 18 वर्ष की उम्र पूरी करता है तो वह मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करा सकता है। तो इस तरीके से ये हुआ। अब अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार। जिस तरीके से जो 325 के तहत जो मतदाता बन जाता है 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, उसको हम वयस्क मताधिकार या यूनिवर्स सफरेज कहते हैं। तो इस तरीके से जो चुनाव होते हैं विधानसभाओं और संसदीय चुनावों में वह मतदान कर सकता है। तो उसको मत देने का जो है अधिकार मिल जाता है। तो मत देने का अधिकार एक हमने पूर्व में भी पढ़ा कि विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। इस तरीके से वयस्क मताधिकार किसके लिए? विधानमंडलों या संसदीय चुनावों के लिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 227 जो विधानमंडल राज्यों हेतु राज्य के जो विधानमंडल हैं उनके लिए जो निर्वाचन संबंधी उपबंध हैं उनको संसद बना सकती है। तो संसद द्वारा जो राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी उपबंध हैं उनकी व्यवस्था संसद कर सकती है। तो यहाँ पर हमने इस बात को जाना। इसी तरीके से जो यह शक्ति संसद को प्राप्त है उपबंध स्थापित करने की, उसी तरीके से अनुच्छेद 328 के अंतर्गत जो राज्य की विधायिका है राज्य की विधायिका को जो निर्वाचन संबंधी उपबंध बनाने की भी शक्ति है। तो राज्य विधायिका भी निर्वाचन संबंधी उपबंध बना सकती है अनुच्छेद 328 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 329 को अंतर्गत जो निर्वाचन संबंधी मामले, अनुच्छेद 329 का अंतर्गत जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं उनमें जो न्यायालय है वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर
प्रतिबंध। तो इस तरीके से हमने जो निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन पर चर्चा किए। और कभी कभार ये भी पूछ देता है कि निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है, तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक और इसमें एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि जो टी.एन. शेषन थे, टी.एन. शेषन एक ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़े। तो इस तरीके से हमने ये भी जाना। अब जिस तरीके से जो निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग या अखिल भारतीय निर्वाचन आयोग, ये इस प्रकार के चुनाव करता है। राज्यों के विधानमंडलों के और संसदीय चुनाव, तो साथ ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। अब जो राज्यों के चुनाव होते हैं, तो जैसे जो पंचायतों के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव, तो इन चुनाव को कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं। इनके लिए जो है चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वो अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। ये अतिरिक्त चुनाव आयोग स्थापित किए जाते हैं और ये भी एक जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो राज्य में पंचायतों के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। ये जो है इससे भिन्न है। इस बात को भी हमने समझा। अब आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।